हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम पूर्णांकों में भाजन क्रिया पर आधारित प्रश्नावली 1.4 के सवाल हल करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको विभिन्न सवाल दिए गए हैं जिनमें हमको भाग की सहायता से सवालों को हल करना है। -30 भाग 10, तो ऋणात्मक पूर्णांक में हमको भाग देना है धनात्मक पूर्णांक का। तो आप सभी को ध्यान है, इसमें निशान माइनस का आएगा पहले ही, और हम भाग दे देंगे 30 भाग 10 बराबर -3। इस तरह से जब -30 में 10 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा -3। यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है -36 भाग -9। -36 में जब हम 9 का भाग देंगे तो 36 में हम भाग देंगे 9 का, तो जाएगा 4 बार। 9 चौके 36, 36 में से 36 घटाएंगे बचेगा 0। इस तरह से भागफल प्राप्त हुआ 4, और प्लस आएगा साथ में, क्योंकि माइनस पूर्णांक में जब ऋणात्मक पूर्णांक में जब ऋणात्मक पूर्णांक का भाग दिया जाता है तो भागफल धनात्मक होता है, और 36 में 9 का भाग दिया 4 प्राप्त हुआ। अगला हमारा प्रश्न है 13 भाग कोष्ठक में -2 + 1। तो 13 भाग -2 + 1, इसमें आपको पहले कोष्ठक हल करना है। -2 में हम +1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा -1। इस तरह से हम देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक -1 का भाग देना है। तो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि -1 से भाग देने पर हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है, लेकिन उसके पहले हमको माइनस का निशान लगाना पड़ता है। तो इसलिए 13 भाग -1 में जब हमने भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ -13। इसी का अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर 0 भाग -12। 0 में जब हम किसी भी पूर्णांक का भाग देते हैं तो हमें 0 अर्थात 0 ही प्राप्त होता है। 0 में हम भाग देंगे तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 0। अगला हमारा प्रश्न है -31 भाग -30 + -1 अलग कोष्ठक में है। तो इसको देखिए आप किस तरह से हल करेंगे। -31 भाग -30 में -1 हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा पुनः -31। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं और समान भी हैं। जब समान पूर्णांक में समान पूर्णांक का भाग देते हैं तो हमें भागफल 1 प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस सवाल का उत्तर प्राप्त हुआ 1। -6 + 5 एक कोष्ठक में भाग दूसरा कोष्ठक -2 + 1, अर्थात हमने वो यहाँ पर -6 में जब हम +5 जोड़ेंगे तो -1 प्राप्त होगा, और इसी तरह -2 में जब हम +1 जोड़ेंगे तो -1 प्राप्त होगा। इस तरह से जैसे यहाँ पर -31 भाग -31 तो एक भागफल आया था, ऐसे यहाँ पर भी आपको दिख रहा है दोनों समान पूर्णांक हैं, दोनों के ऋणात्मक चिन्ह हैं, तो यहाँ पर भी हमें भागफल प्राप्त होगा 1। इस तरह से दोनों प्रश्नों में संख्याएं अलग अलग है, लेकिन आपने देखा उत्तर दोनों का समान प्राप्त हुआ है 1। अगले प्रश्न नंबर 2 में हमको सत्यापित करना है a भाग b + c बराबर नहीं है a भाग b + a भाग c के, जबकि यहाँ पर हमको a, b और c के मान दिए हुए हैं। तो ये तीनों मान हमको सवाल में रखने पर पहले हम बाएं पक्ष को हल करेंगे।
बायां पक्ष है a भाग b प्लस c। इस तरह से हमने देखा कि a का मान तो है 12 भाग b का मान है -4 प्लस c का मान है 2। 12 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा भाग -4 में आपको +2 जोड़ना है। बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋणात्मक प्राप्त होएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो प्राप्त होंगे -2। अब 12 में हमको भाग देना है -2 का, तो भाग देते समय ऋणात्मक चिन्ह का अभी महत्व नहीं है क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह भागफल में आ जाएगा। तो भागफल में आ गया माइनस। अब 12 में भाग देना है केवल हमको 2 का, तो 12 में जब 2 का भाग देंगे तो जाएगा 6 बार। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर -6। तो ये जो -6 प्राप्त हुआ इसको हम लिख सकते हैं अपना बाएं पक्ष का हल। ऐसे ही इस तरफ हम दाएं पक्ष का हल करेंगे। अब दायां पक्ष में हमको दिया गया है a भाग b प्लस a भाग c। इसमें भी हम मान रख देंगे a भाग b प्लस a भाग c। a का मान है 12 भाग b का मान है -4 प्लस फिर a का मान है 12 और c का मान है यहाँ पर 2। तो धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देंगे तो माइनस आएगा। 4 का भाग 12 में देंगे तो प्राप्त होगा -3 प्लस 12 में 2 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 6। और इस तरह से हमें प्राप्त हुआ -3 प्लस 6, अर्थात 6 में से 3 को हमको घटाना है। जब 6 में से 3 को घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हमने देखा कि बाएं पक्ष को जब हमने हल किया तो -6 प्राप्त हुआ, दाएं पक्ष को हल किया तो प्राप्त हुआ 3। और हमें यही सिद्ध करना है कि दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः a भाग b प्लस c बराबर नहीं है a भाग b प्लस a भाग c। सत्यापित हुआ। तो सत्यापित करने वाले प्रश्नों में बायां पक्ष और दाएं पक्ष और जो बीच में चिन्ह है अगर बराबर है तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे, और अगर बराबर नहीं है तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आने चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमने विभिन्न नियम पढ़े हैं उन्हीं पर आधारित पूरा प्रश्न है। 369 भाग रिक्त स्थान बराबर 369, अर्थात 369 में किस संख्या का भाग दें कि पुनः 369 प्राप्त हो जाए। तो हमने वो पढ़ा था नियम 1 का कि किसी भी पूर्णांक में 1 का भाग देने पर पुनः वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1। दूसरा है -75 में किसका भाग दें कि माइनस का 1 प्राप्त हो जाए। तो उसमें हम अगर 75 का भाग देंगे तो हमें माइनस का 1 प्राप्त होगा, क्योंकि जब समान पूर्णांक है, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो भाग देने पर हमें माइनस का 1 प्राप्त होगा ऋणात्मक। -206 भाग बराबर 1, अर्थात वह संख्या जिसका हम 206 में भाग दें तो हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो -206 में जब हम पुनः -206 का ही भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। चौथा है -87 भागफल प्राप्त होना चाहिए 87, अर्थात भागफल हमारा धनात्मक में है। तो जब ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देते हैं तो हमें भागफल प्राप्त होता है, लेकिन हमको वही संख्या चाहिए जिसमें हम भाग दे रहे हैं। तो इसमें हम भाग देंगे -1 का। चौथा हमारा है इसका कि ऐसा कौन सा पूर्णांक है जिसमें हम भाग देंगे 1 का तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा।
अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त करने के लिए हमको यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक लिखना पड़ेगा, जिसमें हम 1 का भाग देंगे और हमें वापस वही संख्या प्राप्त होगी। तो -87 भाग 1, तो पुनः हमें 1 का भाग देने पर वही पूर्णांक प्राप्त होगा -87। यहाँ पर हमें भाज्य अर्थात पहली संख्या ज्ञात करनी है, भाजक 48 है, तो भागफल चाहिए -1। तो हमारा जो भाज्य होगा वो भी माइनस अर्थात ऋणात्मक होगा, और -48 क्योंकि भागफल हमारा 1 है, इसलिए जब हम 48 में 48 का भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, और ये माइनस है तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस प्राप्त होगा। अब हमें भाग देना है 20 में भाग किसका देना है, -2। जब तो यहाँ पर भागफल है -2 और भाज्य है 20 और भाजक ज्ञात करना है हमको। भागफल ऋणात्मक है तो भाजक भी ऋणात्मक होगा क्योंकि भाज्य धनात्मक है। तो यहाँ पर हमें भाग देना पड़ेगा -10 का, क्योंकि जब 20 में 10 का भाग देंगे तो 10 दूनी 20 2 बार जाएगा, और ये माइनस है इसलिए यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अंतिम हमारा रिक्त स्थान वाला प्रश्न है कि किस संख्या में हम 4 का भाग दें तो हमें -3 प्राप्त हो जाए। तो भाजक धनात्मक है लेकिन भागफल ऋणात्मक है, इसलिए जिसमें भाग देना है भाज्य वो भी ऋणात्मक होगा। और जब हम 12 में भाग देंगे 4 का तो हमें प्राप्त होगा 3, और यहाँ जो ऋणात्मक का निशान है उसकी वजह से ही यहाँ पे ऋणात्मक निशान आएगा। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है, रिक्त स्थान वाले कोई भी प्रश्न आए तो उसमें हमको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर दोनों धनात्मक पूर्णांक, तो हमने भाजक के स्थान पर भी धनात्मक संख्या ली, और जब 369 में भाग 1 का देंगे तो पुनः 1 का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वो प्राप्त हो गई। यहाँ पर हमको भागफल -1 चाहिए, तो जिस संख्या है उसमें उसी संख्या का भाग देना पड़ेगा, तो भागफल -1। इस तरह से आपको सारे सवालों को हल करना है। इन सारे सवालों को बहुत ध्यान से देखते हुए हल कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b लिखने हैं ताकि a में अगर b का भाग दिया जाए तो भागफल -3 हो। इसमें हमको एक उदाहरण पहले से दिया हुआ है 6 - 2, क्योंकि जब 6 में हम भाग देंगे -2 का तो -3 प्राप्त होगा। भागफल हमें माइनस में चाहिए, इसलिए a और b दोनों में से एक पूर्णांक हमारा माइनस का होते ही हमारा भागफल माइनस में आ जाएगा। तो जो हम एक युग्म लिखेंगे उसके चिन्ह परिवर्तित कर देंगे तो हमें दूसरा युग्म प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा युग्म हो जाएगा हमारा ऐसे ही, केवल चिन्ह बदलना है और कुछ नहीं करना है, -6, 2, क्योंकि जब हम -6 में भाग देंगे 2 का तो हमें प्राप्त हो जाएगा -3। इसी तरह से तीसरा युग्म जो हम लिखेंगे वो भी बहुत आसान है। कोई सी भी संख्याएं, ऐसे आप बहुत सारे पूर्णांक युग्म लिख सकते हैं, 5 के अलावा बहुत सारे जिनकी गिनती नहीं है। अब अगला जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर -9 भाग 3, तो जब हम -9 में भाग देंगे 3 का तो हमें 3 तिया 9 -3 प्राप्त होगा। अब चौथा युग्म में कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इनके चिन्ह परिवर्तित कीजिए, 9 का -3 के पास आ जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा हमें चौथा युग्म। जैसे 9, -3, तो यहाँ पर हम 9 में भाग देंगे -3 का तो भागफल भी माइनस में अर्थात ऋणात्मक ही प्राप्त होने वाला है। पांचवा और अंतिम युग्म जो हमें लिखना है, पांचवा युग्म 12 भाग -4, तो 12 में जब हम -4 का भाग देंगे तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा और 4 तिया 12। तो इस तरह से ये हमारे पांचों युग्म हुए जिनमें हमें भागफल -3 प्राप्त हुआ। तो आपको ध्यान से देखना है,
ऐसे बहुत आसान है, बस जो भी आप मान रहे हो उनके अगले में चिन्ह बदल दो, क्योंकि हमें ऋणात्मक भागफल चाहिए। तो दोनों में से एक पूर्णांक ऋणात्मक होते ही हमारा भागफल भी ऋणात्मक प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 5 है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर अर्थात धनात्मक। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे मतलब ऋणात्मक होगा। ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, आधी रात को तापमान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें दोपहर 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। दोपहर 12 बजे तापमान बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। अब आधी रात तक प्रति घंटे कमी हो रही है 2 डिग्री सेल्सियस। आधी रात तक प्रति घंटे कमी वो है 2 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम अर्थात -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमको कुल तापमान में कमी जब निकालनी है, इसलिए तापमान में कुल कमी, पहले जब हमारा प्रश्न शुरू हुआ तो तापमान था 10 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हमारा तापमान कम होते होते पहुंच गया -8 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से तापमान में जो कमी हुई है वो हुई है 10 माइनस 8, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो 10 और 8 हो जाएंगे 18 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से तापमान में जो कुल कमी हुई है वो हुई है 18 डिग्री सेल्सियस। तो हमको निकालना है इसमें लगा समय, अतः लगा समय बराबर जो कमी है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस प्रति का हम भाग दे देंगे। 18 डिग्री भाग 2 डिग्री सेल्सियस। तो जब 18 डिग्री में 2 डिग्री सेल्सियस का हम भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 9। और अतः ये तापमान में जो कमी हुई है 18 डिग्री सेल्सियस, ये कम होने में कितने घंटे लग गए, 9 घंटे। और वो 9 घंटे कहाँ से गिने जाएंगे, दोपहर 12 बजे से, अर्थात रात को 9 बजे ये तापमान कितना पहुंच गया, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 से भी नीचे। अर्थात दोपहर 12 बजे प्लस 9 घंटे बराबर रात 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। ये हमारा हो गया इसका पहला प्रश्न कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो वो हो गया
रात 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। अब हमको ज्ञात करना है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात अर्थात दोपहर 12 बजे के ठीक 12 घंटे बाद होगी आधी रात। तो आधी रात अर्थात ठीक 12 घंटे बाद तापमान में कमी बराबर, जो हमारे तापमान में प्रति घंटे कमी हो रही है 2 डिग्री सेल्सियस की, उसको हम 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 गुणा 2 बराबर 24 डिग्री सेल्सियस। तो आधी रात अर्थात ठीक 12 घंटे बाद तापमान में कमी हो चुकी है 24 डिग्री सेल्सियस। अतः आधी रात मतलब रात 12 बजे तापमान बराबर, शुरू का तापमान हमारा 10 था और अब तापमान पहुंच गया 24 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में अंतर हो गया 10 माइनस 24। तो 10 माइनस 24 जब हम घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ठीक आधी रात अर्थात रात के 12 बजे तापमान हो जाएगा। ये तापमान है प्रारंभिक तापमान अर्थात ठीक दोपहर 12 बजे का तापमान, और ये है रात 12 बजे का तापमान। इन दोनों का अंतर प्राप्त हुआ माइनस 14 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 6 है हमारा, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई भी अंक नहीं दिया जाता है। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो बताइए उसने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया। और दूसरा प्रश्न है कि मोहिनी ने टेस्ट में -5 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया गलत। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि इस प्रश्न में सही उत्तर के लिए आपको दिए गए अंक हैं 3। तो इसका हम दूसरा भाग हल कर रहे हैं मोहिनी का। एक सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक बराबर हैं 3। अब जो मोहिनी है उसने 7 सही उत्तर दिए हैं, तो मोहिनी को 7 सही उत्तरों के लिए प्राप्त अंक बराबर हो गए 3 गुणा 7 बराबर 21। तो इस तरह से मोहिनी ने 7 सही उत्तरों के लिए प्राप्त किए हैं 21 अंक। अब मोहिनी के प्राप्त कुल अंक, मोहिनी द्वारा प्राप्त कुल अंक जो उसने इस परीक्षा में प्राप्त किए हैं वो हैं -5। इसलिए गलत उत्तरों के लिए मोहिनी को
प्राप्त अंक, जो कुल अंक हैं उसमें से हम जो सही उत्तरों के लिए प्राप्त अंक है उसको घटा देंगे, तो हमें जो मोहिनी ने गलत उत्तरों के लिए प्राप्त अंक किए हैं वो हमें प्राप्त होंगे। तो -5 और -21 हो गए -26। अब मोहिनी को गलत उत्तरों पर एक अंक जो दिया जा रहा है वो है -2। एक गलत उत्तर पर दिया गया अंक बराबर -2। तो एक गलत उत्तर पर मोहिनी को अंक दिया गया है -2, इसलिए मोहिनी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या तो गलत उत्तरों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको जो गलत उत्तरों के लिए मोहिनी को अंक कितने प्राप्त हुए -26, और एक गलत उत्तर पे कितने अंक दिए जा रहे हैं -2। तो इस तरह से -26 में हम -2 का भाग दे देंगे तो दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है तो उत्तर आएगा प्लस में, और 26 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो इस तरह से मोहिनी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या प्राप्त हुई 13, अर्थात मोहिनी ने 13 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। बहुत ध्यान से इस सवाल को आपको पढ़ना है और उसके बाद पुनः इसे समझना है। प्रश्न नंबर 7, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हमको उत्थापक की चाल दी हुई है 6 मीटर प्रति मिनट। तो सवाल को देखिए किस तरह से हल करते हैं। उत्थापक की चाल बराबर 6 मीटर प्रति मिनट। इस सवाल को समझने के लिए हम एक चित्र का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये हमारा भूमि का तल है और इससे ऊपर 10 मीटर ऊपर यहाँ से शुरू हो रहा है और इसको बोलना है कि -350 मीटर। यहाँ पर ये जा रहा है नीचे, माइनस में इसलिए नीचे जा रहा है 350 मीटर। ये पूरा हमारा खान कूपक है, ये हमारा भूमि तल। तो यहाँ से हम शुरू होंगे और हम चलेंगे तो भूमि तल से 10 मीटर ऊपर और 350 मीटर नीचे हमको जाना है। तो कुल तय दूरी, उत्थापक द्वारा कुल तय दूरी कितनी हो गई 10 और ये 350। उत्थापक द्वारा तय दूरी बराबर जो दोनों का अंतर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर, 10 माइनस 350। तो 10 प्लस 350 बराबर हम इसका जोड़ कर लेंगे तो प्राप्त हो गई हमें कुल दूरी 360। एक बार फिर हम इसको समझते हैं। भूमि तल से 10 मीटर ऊपर और भूमि तल से 350 मीटर नीचे, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कुल दूरी है वो इन दोनों का अंतर कहलाएगा। 10 मीटर ये प्लस में आएगा और भूमि तल से नीचे है इसलिए इसको इसने यहाँ पर माइनस लिखा है। तो 10 माइनस 350 जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, जोड़ आ गया 360 मीटर। अब हमको ज्ञात करनी है उत्थापक द्वारा जो ये 360 मीटर की दूरी है, यहाँ से लेकर उसको यहाँ तक कितना समय लगा।
तो समय का सूत्र आप सब जानते हैं, समय का सूत्र होता है दूरी भाग चाल, अर्थात दूरी में हम चाल का भाग दे दें तो हमें समय प्राप्त हो जाएगा। तो 360 दूरी है और चाल हमको दी हुई है 6 मीटर प्रति मिनट। तो 360 में जब हम 6 का भाग देंगे तो 6 छिक्के 36 और 0 ऐसे के ऐसे आ जाएगा, इसलिए 60 मिनट। तो उत्थापक को लगा समय आ गया 60 मिनट। 60 मिनट को जब हम घंटे में बदल लेंगे तो समय हो जाएगा 1 घंटे। तो समय बराबर 1 घंटे, क्योंकि मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दिया जाता है। तो इस तरह से 60 में 60 का भाग दिया तो प्राप्त हो गया 1 घंटे। तो इस तरह से आज हमारा अध्याय 1 पूरा होता है। इस अध्याय 1 पूर्णांक में हमने पूर्णांकों का योग, व्यवकलन, गुणा और भाग संक्रिया का अध्ययन किया और विभिन्न सवालों को हल किया। अगले सेशन में आपसे फिर मिलेंगे।